लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा जाता है कि जब भी किसी बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी वो बॉडी मूव करने लग जाएगी, मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, और रुकी हुई थी वेलोसिटी जो थी मूव करने लगे, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या बढ़ी है। तो जब भी हम बॉडी को फोर्स लगाते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए और दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब लेट्स सपोज बच्चों, अगर आपने देखा हो जहाँ जिन इलाकों में पानी नहीं आता है वहाँ पर एक पानी की गाड़ी बनाई जाती है, कुछ लोहे से बनाई जाती है। लेट्स सपोज हम उसकी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर आप उस पानी वाली गाड़ी में 2 केन रखो और उसको फोर्स लगाओ तो आप जल्दी जल्दी फासला तय करोगे, मतलब उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अगर आप 2 केन की जगह 6 केन लेके जाना चाहो और अकेले आप ही धक्का लगाओ, पहले जितनी फोर्स आपने लगाई थी अभी भी उतनी फोर्स लगा, लेकिन उस पानी की गाड़ी में 6 केन रखे हैं, तो क्या होगा? आप स्लो मूव करोगे, पहिए होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, मतलब कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मास ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? कम प्रोड्यूस होगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ाई जाए दूसरी कम हो जाए, जैसे मास बढ़ा रहे हैं एक्सेलरेशन कम हो जा रहा है, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। क्या लिखा है? Whenever a force acts upon a body, जब भी हम बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, बॉडी की में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। मींस जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास ऑफ बॉडी के। मतलब बॉडी का मास ज़्यादा होगा अगर, तो बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ आ गई? यहाँ पर 2 बातें हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ाई जाए दूसरी क्वांटिटी खुद से बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कहा गया फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। सबसे पहले एक बात समझो कि इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं इसको? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सामने सामने लिखा है मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? मींस अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बच्चों बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरी बात बच्चों, हमने इस स्टेटमेंट में पढ़ा है कि अगर मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। मींस मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो क्या करना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? अपॉन में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं बच्चों? दिख रहा है सामने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर डिवाइड में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं बच्चों? इनवर्सली। मींस मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है कि अगर हम लोग मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको कहा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। क्या दिख रहा है बच्चों? हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो यहाँ पर भी F ऊपर था, नॉमिनेटर में था, यहाँ भी नॉमिनेटर में आ गया। मास यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर भी मास डिनोमिनेटर में आ गया।
अरे बच्चों, ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है इक्वल टू के साथ हम कांस्टेंट लगाते हैं, ये रूल है। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इक्वल टू के साथ कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या लगाया? के, और के की वैल्यू 1 होती है। अब सुनिएगा बच्चों, बुक के अंदर कांस्टेंट के लगाया तो हमने भी के यूज किया, बुक में के की वैल्यू 1 लिखी है, हमने 1 लिखा, लेकिन बुक में बताया नहीं गया कि कांस्टेंट लगाते क्यों हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हम कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं कि इक्वेशन को कंडीशन के लिहाज से बैलेंस रखें। जैसे एग्जाम्पल 1 लिखने का मतलब यह है कि सारी की सारी फोर्स एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होगी। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आधी फोर्स किसी वजह से एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हुई है, तो यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर 1 नहीं आएगा, 0.5 आएगा। तो कंडीशन मैंने बोला आधी फोर्स कन्वर्ट हुई है फोर्स एक्सेलरेशन में, तो 0.5 आ गया। तो कंडीशन के हिसाब से कांस्टेंट चेंज होता है। कंडीशन के हिसाब से कौन चेंज होता है बच्चों? कांस्टेंट। और अगर 1 लिखने का मतलब होता है आइडियल कंडीशन, मतलब साजगार एनवायरनमेंट, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, सारी फोर्स कन्वर्ट हो गई एक कंडीशन में, तो 1 आइडियल कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? 1 लगाते हैं। तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ाई जब भी कर रहे हो, हम हमेशा कंडीशन को आइडियल मान लेते हैं और कांस्टेंट की जगह क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कांस्टेंट की जगह 1 लगा दिया, m डिवाइड में है इक्वल टू के सब आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो F इज इक्वल टू ma है, तो मैंने ऐसे लिख दिया F इज इक्वल टू ma मीन फोर्स बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है। अरे बच्चों, इसी टॉपिक के साथ एक एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें कहा गया है कि कितनी फोर्स लगाएंगे एक बॉडी को जिसका मास 50 kg है कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता है फोर्स निकालने का, F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि मास गिवन है 50 किलोग्राम और एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 50 × 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 250 आएगा। और वाइज लास्ट क्लास में जब मैंने आपको फोर्स पढ़ाया था तो बताया था कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है? तो फोर्स की यूनिट क्या लिखी? न्यूटन। 50 × 5 250, और फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। तो ये आज का टॉपिक था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट ये होती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है वही समझाते हैं इसको। लेट्स सपोज मेरे हाथ में एक बॉल है, अगर मैं इस बॉल को दीवार की तरफ फेंकूंगा तो ये एक्शन है, और बॉल तो टकरा कर वापस आएगी मेरे हाथ में, ये क्या होगा? रिएक्शन। जितना एक्शन था, मतलब मेरे हाथ से बॉल का दीवार पे जाना ये एक्शन है, तो जितना फासला एक्शन में हुआ रिएक्शन में भी उतना ही फासला तय हुआ ना। तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड जो होगा एक्शन फोर्स का और रिएक्शन फोर्स का वो क्या होगा? बराबर होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? जैसे एक्शन जो है वो मैंने थ्रो किया ना, तो यहाँ से मैंने अपने हाथ से दीवार की तरफ फेंका, ये एक्शन है। दीवार से मेरे हाथ पे आना ये रिएक्शन है, तो डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों? अपोजिट हो गई, अपोजिट। तो यही लिखा है इसमें स्टेटमेंट में कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें ये बात की गई कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक ही बॉडी को लगेगी। जैसे एग्जांपल, बॉल को ही एक्शन फोर्स मैंने दी, दीवार ने उस बॉल को ही रिएक्शन फोर्स दी, तो एक ही बॉडी को एक्शन फोर्स भी लग रही है और उसी बॉडी को रिएक्शन फोर्स लग रही है। जैसे एग्जांपल, बच्चे सोचते हैं इस बारे में कि मैं बोलता हूँ ना हर अमल का रद्द अमल होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि मैंने एक थप्पड़ लगाना है किसी को, तो जवाब में तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें थप्पड़ लगाना है, तो ये एक्शन और रिएक्शन बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को थप्पड़ लगाया है तो ये एक्शन है, जो फोर्स आपके हाथ से उस तक पहुंची है ये एक्शन है, और डेफिनेटली जब आप किसी को मारते हो तो आपके हाथ में भी चोट लगती है। वो जो हाथ में चोट लग रही होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिएक्शन, क्योंकि आपके हाथ से ही एक्शन हुआ है।
और रिएक्शन जो लग रहा है वो भी आपके हाथ में ही लग रहा है। तो एक ही बॉडी पे एक्शन भी लगता है और उसी बॉडी पे रिएक्शन भी लगता है। और एक्शन फोर्स का और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है और अपोजिट भी होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। हम लोग जब जमीन में चलते हैं बच्चों, व्हाइल वॉकिंग, तो हम क्या करते हैं? ग्राउंड को पुल करते हैं बैकवर्ड। रिएक्शन में क्या होता है? ग्राउंड हमें पुश करता है फॉरवर्ड। सिमिलरली व्हाइल स्विमिंग, जब हम स्विम करते हैं तो हम पानी को पुल करते हैं बैकवर्ड और पानी हमें पुश करता है फॉरवर्ड। सिमिलरली जब भी गन से बुलेट फायर होती है आगे की जानिब, तो गन कहाँ जाता है? पीछे जाता है। तो बुलेट का आगे जाना एक्शन है, गन में से बुलेट का आगे जाना एक्शन है, और गन का खुद पीछे आना ये क्या है? रिएक्शन है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है।